गुड मॉर्निंग क्लास। बीए पार्ट थर्ड पॉलिटिकल साइंस पेपर फर्स्ट पाश्चात्य प्रतिनिधि राजनीतिक विचारक यूनिट थर्ड चैप्टर है हमारा जॉन लॉक और आज के लेक्चर का टॉपिक है लॉक का सामाजिक समझौता सिद्धांत। सामाजिक समझौता सिद्धांत को व्यवस्थित रूप से प्रतिपादित करने वाले पाश्चात्य जगत के विचारकों में थॉमस हॉब्स के बाद जॉन लॉक का नाम उल्लेखनीय है। दोनों व्यक्तिवादी विचारक है। दोनों की विचारधारा का केंद्र व्यक्ति का हित है। दोनों राज्य को कृत्रिम और समझौते का परिणाम मानते हैं, परंतु फिर भी हॉब्स और लॉक की विचारधारा में अत्यधिक अंतर है। जहां हॉब्स निरंकुश शासन का समर्थक है, वहां लॉक सीमित या संवैधानिक शासन का समर्थक है। लॉक के चिंतन में उदारवाद, संविधानवाद, व्यक्तिवाद स्पष्ट रूप से दृष्टिगोचर होता है। लॉक के राजनीतिक चिंतन का सर्वाधिक महत्वपूर्ण भाग उसका सामाजिक समझौता सिद्धांत है। उसने इस सिद्धांत के माध्यम से एक और अपनी राजनीतिक धारणाओं एवं मान्यताओं को प्रकट किया है और दूसरी ओर सन 1688 की गौरवपूर्ण क्रांति का समर्थन भी किया है। सामाजिक समझौता सिद्धांत उसके प्रमुख बिंदु इस प्रकार हैं। फर्स्ट पॉइंट है मानव स्वभाव। हॉब्स की भांति लॉक ने मानव स्वभाव की व्याख्या की है, परंतु हॉब्स ने मनुष्य में केवल पार्श्विक प्रवृत्तियों को देखा, जबकि लॉक उसके मानवीय गुणों पर बल देता है। लॉक के अनुसार मनुष्य बुद्धिमान तथा विचारवान प्राणी है। वह अपनी विवेक बुद्धि से एक नैतिक व्यवस्था की सत्ता स्वीकार करता है और इसके अनुसार कार्य करना अपना कर्तव्य समझता है। मनुष्य स्वभाव से ही एक ऐसा सामाजिक प्राणी है जो पारस्परिक प्रेम, सहयोग, सद्भावना के आधार पर दूसरे व्यक्तियों के साथ संबंध रखते हुए अपना जीवन व्यतीत करता है। इस प्रकार जहाँ हॉब्स ने मनुष्य को स्वार्थी, एकाकी, असामाजिक प्राणी माना, लॉक ने उसे सहयोगी और सामाजिक माना है। सेकंड पॉइंट है प्राकृतिक अवस्था। हॉब्स की भांति लॉक ने भी प्राकृतिक अवस्था का चित्रण किया है। चूँकि लॉक का मनुष्य प्रेम, सहानुभूति, सहयोग एवं दया की भावना से परिपूर्ण है, इसलिए उसकी प्राकृतिक अवस्था प्रत्येक के साथ संघर्ष की अवस्था न होकर शांति, संपन्नता, सहयोग तथा स्वतंत्रता की अवस्था है। लॉक ने लिखा है प्राकृतिक अवस्था स्वतंत्रता की अवस्था है, तथापि यह स्वेच्छाचारिता की अवस्था नहीं है। यद्यपि इस अवस्था में मनुष्य को अपने व्यक्तित्व या संपत्ति के प्रयोग की अमर्यादित स्वतंत्रता है, पर उसे तब तक अपने को नष्ट करने की स्वतंत्रता नहीं है जब तक कि ऐसा करने की आवश्यकता जीवन बनाए रखने के अतिरिक्त किसी अन्य उद्देश्य से न हो। लॉक की प्राकृतिक अवस्था की जो प्रमुख विशेषताएं हैं वो इस प्रकार हैं। फर्स्ट है प्राकृतिक अवस्था में सभी मनुष्य समान है, क्योंकि सभी सृष्टि के एक ही स्तर पर और सब एक ही सर्वशक्तिमान और अनंत बुद्धि संपन्न सृष्टा की कृतियां है। सेकंड है प्राकृतिक अवस्था शांति व पारस्परिक सद्भावना पर आधारित होने के कारण सभी व्यक्ति समान व प्राकृतिक समाज के लाभों को प्राप्त करते हैं और कोई किसी के अधीन नहीं होता।
थर्ड जो प्राकृतिक अवस्था की विशेषता है वह यह है कि प्राकृतिक अवस्था में लोग पूर्णतः स्वतंत्र होते हैं, परंतु ये स्वतंत्रता स्वच्छंदता या स्वेच्छाचारिता नहीं है, क्योंकि प्राकृतिक अवस्था का नियंत्रण प्राकृतिक नियमों के द्वारा होता है। बुद्धि पर आधारित नैतिक नियम ही प्राकृतिक नियम है। लोक के मतानुसार प्राकृतिक अवस्था में 3 प्रकार के अधिकार प्राप्त थे: जीवन का अधिकार, स्वतंत्रता का अधिकार और संपत्ति का अधिकार। फर्स्ट है जीवन का अधिकार। लोक के अनुसार आत्म संरक्षण मनुष्य की सबसे प्रबल आकांक्षा है और उसकी सब क्रियाओं का प्रधान प्रेरक तत्व है। आत्म संरक्षण इस उद्देश्य की पूर्ति के लिए किए जाने वाले बुद्धि संगत कार्य मनुष्य के विशेषाधिकार है, अर्थात लोक के अनुसार अपना जीवन सबको प्रिय है और उसको सुरक्षित रखना सबका प्राकृतिक अधिकार है। सेकंड पॉइंट है स्वतंत्रता का अधिकार। लोक के अनुसार स्वतंत्रता का अर्थ स्वेच्छाचारिता या स्वच्छंदता नहीं है। लोक के शब्दों में अपनी इच्छा के अनुसार कार्य करना और किसी की इच्छा के अनुसार कार्य करने को बाध्य न होना प्राकृतिक अवस्था की स्वतंत्रता है, जबकि प्राकृतिक नियमों के द्वारा स्थापित नैतिक व्यवस्था के अनुसार कार्य करना ही स्वतंत्रता है। अतः प्रत्येक व्यक्ति को नैतिक सीमाओं में रहते हुए अपनी स्वतंत्रता के उपभोग करने का प्राकृतिक अधिकार प्राप्त है। थर्ड पॉइंट है संपत्ति का अधिकार। लोक के अनुसार संपत्ति का अधिकार एक महत्वपूर्ण अधिकार है। इसमें जीवन और स्वतंत्रता के अधिकार भी सम्मिलित है। लोक के अनुसार जिस वस्तु को मनुष्य ने अपने शारीरिक श्रम द्वारा प्राप्त किया है उस पर उसका प्राकृतिक अधिकार है। जैसे ईश्वर ने भूमि और उसकी सभी वस्तुएं सब व्यक्तियों को सामूहिक रूप से प्रदान की है। व्यक्ति का शरीर ही उसके पास ऐसी संपत्ति है जिस पर उसका एकमात्र अधिकार होता है। जब व्यक्ति अपने शारीरिक श्रम को ईश्वर प्रदत्त सामूहिक वस्तुओं के साथ मिश्रित करता है तो वह उन्हें अपनी व्यक्तिगत संपत्ति बना देता है। अर्थात लोक के अनुसार श्रम के माध्यम से व्यक्तिगत संपत्ति का निर्माण होता है। उसके अनुसार व्यक्ति का संपत्ति संबंधी अधिकार आदिम समाज से है, जिसे उसने प्राकृतिक अवस्था कहा पहले का है। तो इस प्रकार लोक के मत को स्पष्ट करते हुए सेबाइन ने लिखा है, यह एक ऐसा अधिकार है जो प्रत्येक व्यक्ति अपने व्यक्तित्व के अभिन्न भाग के रूप में लेकर समाज में आता है। अब जो है प्राकृतिक अवस्था की कठिनाइयाँ या असुविधाएं क्या है, उनका वर्णन लोक ने किया है कि प्राकृतिक अवस्था जो है वो उसका बहुत उसने स्वर्णिम चित्रण किया है। उसके बावजूद भी लोक ने बताया है कि प्राकृतिक अवस्था में ये जो 3 कठिनाइयाँ मुख्य रूप से थी, इनके कारण मनुष्यों ने समझौता किया। तो पहली जो कठिनाई है वो यह है कि उसमें कोई निश्चित प्रकट या सर्वसम्मत विधि नहीं होती प्राकृतिक अवस्था में, जिसके द्वारा उचित अनुचित तथा मतभेदों का उचित निर्णय हो सके। दूसरी कठिनाई यह है कि प्राकृतिक नियम या विधान को तथा इसके अनुरूप निर्णयों को क्रियान्वित करने के लिए कोई प्राकृतिक दशा में साधन या संस्था नहीं होती। और तीसरी कठिनाई यह है कि इसमें सब व्यक्तियों को न्याय करने और दंड देने का अधिकार होता है, अर्थात दंड देने वाली कोई निष्पक्ष सत्ता नहीं होती। तो ये 3
जो है कठिनाई या असुविधाएं प्राकृतिक अवस्था में थी। इन असुविधाओं की समाप्ति के लिए ही समझौता किया गया और राजनीतिक समाज की स्थापना की गई। तो व्यक्तियों के बीच जो समझौता हुआ, ये समझौते के कारण थे। अब है सामाजिक समझौते द्वारा राज्य की उत्पत्ति। प्राकृतिक अवस्था में ये असुविधाएं थी जिन्हें दूर करने के लिए लॉक के मतानुसार मनुष्यों ने एक समझौता किया। प्राकृतिक अवस्था में समाज था और इस समाज के व्यक्ति एक स्थान पर एकत्रित हुए और आपसी समझौते सहमति से उन्होंने यह समझौता किया। लॉक के जो विवरण है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि व्यक्तियों ने दो समझौते किए। हालांकि इस बारे में बहुत स्पष्ट रूप से विवरण नहीं है, पर जो उसका विवरण है उससे ऐसा प्रतीत होता है कि प्रथम समझौता जो मनुष्यों ने आपसी सहमति द्वारा अपनी प्राकृतिक अवस्था का अंत करने के लिए किया और राज्य की स्थापना की, जिसे लोग राजनीतिक समाज अथवा नागरिक समाज कहता है। इस प्रथम समझौते द्वारा व्यक्तियों के हित में प्राकृतिक कानून तथा प्राकृतिक अधिकारों को सदैव के लिए सुरक्षित किया गया। दूसरे समझौते द्वारा नागरिक समाज अपने अभिकर्ता के रूप में शासक एक व्यक्ति अथवा व्यक्ति समूह की नियुक्ति करता है और उस पर यह शर्त लगाता है कि वह कानून निर्माण का कार्य, कानूनों को और निर्णयों को लागू करने का कार्य, न्याय का कार्य प्राकृतिक कानूनों एवं प्राकृतिक अधिकारों की मर्यादा के अनुसार ही करेगा। इस प्रकार द्वितीय समझौते द्वारा शासन को नागरिक समाज के एक ट्रस्टी के रूप में नियुक्त किया जाता है। विचारक वाहन के अनुसार लॉक का समझौता दोहरे रूप वाला है, यद्यपि वह इसे स्पष्ट रूप से नहीं कहता है। प्रथम समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत किया जाता है और इसके स्थान पर नागरिक समाज की स्थापना होती है। प्रथम समझौता हो जाने के बाद व्यक्तियों को एक निगम की क्षमता प्राप्त होती है और वे इस रूप में अन्य समझौता करते हैं। शासकीय समझौता यह मूल समझौते यानी प्रथम समझौता के प्रावधानों को लागू करने के लिए एक सरकार की स्थापना करता है। लॉक का निष्कर्ष है कि शासन की स्थापना जनसहमति से होती है और इसलिए इसे जनसहमति के आधार पर ही चलाया जाना चाहिए। यदि शासन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता है और प्राकृतिक अधिकार जो जीवन, स्वतंत्रता व संपत्ति के अधिकार हैं, इनके विपरीत कार्य करता है, तो नागरिक समाज के बहुमत को यह अधिकार होगा कि वह ऐसे शासन को समाप्त कर दें और इसके स्थान पर ऐसे नए शासन की स्थापना करें जो प्राकृतिक नियमों तथा प्राकृतिक अधिकारों का पालन करते हुए जन सहमति के अनुसार शासन करे। इस प्रकार ये जो कार्य द्वितीय समझौते के अंतर्गत होगा, अर्थात प्रथम समझौता पूर्णतः स्थायी है। इस प्रकार लोक राज्य को पूर्ण स्थायी संस्था मानता है और शासन को जो है वो अगर इस तरह की परिस्थितियां हो जाए कि लोगों के प्राकृतिक अधिकारों के विपरीत कार्य हो रहा हो या शासन प्राकृतिक नियमों का उल्लंघन करता हो, तो ऐसी परिस्थितियों में
परिवर्तनशील मानता है। अब है लॉक के सामाजिक समझौते की प्रमुख विशेषताएं। यह समझौता सामाजिक व राजनीतिक दोनों ही प्रकार का है। यानी लॉक ने जो सिद्धांत है लॉक के, उस सिद्धांत के अंतर्गत दो प्रकार के समझौते होते हैं। पहले समझौते द्वारा तो एक राजनीतिक समाज की स्थापना की गई है और दूसरे समझौते द्वारा शासक व शासित के मध्य शर्तें निश्चित करते हुए सरकार की स्थापना की गई है। सेकंड पॉइंट है, यह समझौता सर्वसम्मत है। समझौते के आधार पर जिस राज्य संस्था का निर्माण होता है वह मानवीय अनुमति और सहमति का परिणाम है। थर्ड पॉइंट है, इस समझौते से केवल सीमित शासन तंत्र की स्थापना होती है। लॉक के सिद्धांत में शासक भी समझौते का एक पक्ष है, अतः समझौते की शर्तें उस पर अनिवार्यतः लागू होती है और उसके लिए समझौते का पालन करना आवश्यक होता है। इस प्रकार लॉक एक निरंकुश राजतंत्र नहीं वरन मर्यादित राजतंत्र की स्थापना के पक्ष में है। नेक्स्ट जो विशेषता का पॉइंट है कि इस समझौते से प्राकृतिक कानून या विधि की मान्यताएं समाप्त नहीं होती। इस समझौते द्वारा प्राकृतिक अवस्था का अंत होता है, न कि प्राकृतिक कानून का। राज्य के अंतर्गत भी मानव प्राकृतिक कानून के अधीन उसी प्रकार रहता है जिस प्रकार की वह प्राकृतिक अवस्था में रहता था। लॉक के शब्दों में प्राकृतिक कानून के बंधन समाज में समाप्त नहीं हो जाते। नेक्स्ट जो विशेषता है, समाज, राज्य व सरकार में अंतर। लॉक के अनुसार समाज एक स्वाभाविक संस्था है जो मानव की प्राकृतिक अवस्था में भी मौजूद था, परंतु राज्य एवं सरकार कृत्रिम संस्थाएं हैं जिनकी स्थापना मनुष्यों ने समझौते द्वारा की है। प्रथम समझौते द्वारा राज्य की स्थापना हुई है और दूसरे समझौते द्वारा सरकार की स्थापना हुई है। राज्य और सरकार में एक मुख्य अंतर यह है कि राज्य एक स्थायी संस्था है और सरकार को बदला जा सकता है, परिवर्तित किया जा सकता है। विद्रोह द्वारा सरकार में परिवर्तन होता है, राज्य में नहीं। इस प्रकार सरकार का अंत होता है, राज्य का अंत नहीं होता है। और लास्ट जो विशेषता का पॉइंट है, व्यक्तिवादी राज्य की स्थापना। लॉक ने राज्य को एक कृत्रिम व निर्मित संस्था माना है और उसे व्यक्ति के प्राकृतिक अधिकारों की रक्षा करने वाला साधन कहा है। लॉक के समझौते के अनुसार व्यक्ति साध्य है और राज्य साधन मात्र है। वह राज्य के व्यक्तिवादी कार्य सिद्धांत में विश्वास करता है और राज्य को सीमित दायित्व वाली कंपनी कहता है। तो इस प्रकार से लॉक के सामाजिक समझौते की ये विशेषताएं हैं और जिन प्रमुख आधारों पर लॉक के सामाजिक समझौता सिद्धांत की आलोचना की जाती है वो इस तरह से है कि लॉक ने मानव स्वभाव का एक पक्षीय चित्रण प्रस्तुत किया है। मानव स्वभाव के केवल सदपक्ष का ही वर्णन किया है, उसमें अनेक दोष भी होते हैं। लॉक का समस्त विवरण अनैतिहासिक है। उसने प्राकृतिक अवस्था और उसके बाद समझौते द्वारा राज्य व शासन की स्थापना का जो विवरण प्रस्तुत किया है वह ऐतिहासिक तथ्यों से कोई मेल नहीं खाता है, मात्र
काल्पनिक है। इसके अलावा शासन से अपरिचित प्राकृतिक अवस्था के लोगों से उस राजनीतिक परिपक्वता की आशा नहीं की जा सकती है जो सामाजिक समझौते में दिखाई देती है। लॉक ने समझौते द्वारा न केवल राज्य एवं शासन में अंतर किया है, अपितु व्यवस्थापिका एवं कार्यपालिका की भी स्थापना की है और सीमित शासन के सिद्धांत को लागू किया है। तो इस प्रकार प्राकृतिक अवस्था के लोगों में इतनी राजनीतिक सूझबूझ की परिपक्वता की कल्पना नहीं की जा सकती। लॉक की प्राकृतिक अधिकार की धारणा भी त्रुटिपूर्ण है। वास्तव में व्यक्ति को अधिकार प्रकृति द्वारा प्राप्त नहीं होते हैं, अपितु अधिकार सदैव समाज प्रदत्त होते हैं। लॉक ने कुछ स्थितियों में शासन के प्रति विद्रोह को वैधानिक कार्य बताया है, परंतु वास्तव में विद्रोह कभी भी वैधानिक नहीं होता है। इस प्रकार लॉक के समझौते में अनेक दोष है, परंतु इसके बावजूद भी इसके महत्व से इनकार नहीं किया जा सकता। जहां होब्स ने सामाजिक समझौता सिद्धांत के द्वारा निरंकुश राजतंत्र का समर्थन किया था, वहां लॉक ने इस सिद्धांत द्वारा संवैधानिक शासन का समर्थन किया है। शासन का आधार जन सहमति को माना है, व्यक्ति के पवित्र अधिकारों का समर्थन किया है, शक्ति पृथक्करण की व्यवस्था की शुरुआत की, धार्मिक सहिष्णुता पर बल दिया और सीमित शासन के सिद्धांत को स्वीकारा है। इन सब गुणों के कारण लॉक को राजनीतिक लोकतंत्र का अग्रदूत कहा जाता है। आज के लिए इतना ही। इसी के साथ धन्यवाद।